हेलो माय डियर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस में एक और शानदार कानूनी जानकारी के साथ। आप सभी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस के संबंध में एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया गया था रजनीश वर्सेज नेहा के केस में। हालांकि मैंने रजनीश और नेहा के केस का जब जजमेंट आया था उस पर वीडियो बनाया था, आई बटन में उसका लिंक है। आप डिटेल में अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। केस की डिटेल भी आपके स्क्रीन पर है। रजनीश नेहा में सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए ये मैंडेटरी कर दिया था कि दोनों के पास किस तरीके की संपत्ति है और क्या क्या लायबिलिटीज हैं, उनकी पूरी डिटेल कोर्ट में देनी होगी। जजमेंट के लास्ट में ही एक प्रोफार्मा दिया गया था जो हस्बैंड और वाइफ दोनों के द्वारा उस प्रोफार्मा को फिलअप करके कोर्ट में देना पड़ता है और बताना पड़ता है कि उनके पास क्या क्या मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी है। संपूर्ण संपत्ति और जिम्मेदारी की जानकारी देनी पड़ती है। एक इशू जो अक्सर उठता है कि जब मेंटेनेंस का ऑर्डर करेंगी न्यायालय, फैमिली कोर्ट जब मेंटेनेंस का आदेश करेंगी पत्नी के द्वारा दाखिल एप्लीकेशन पर, तो किन किन चीज़ों को ध्यान रखेंगी। हालांकि इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी एक बेहतरीन जजमेंट दिया था और उन तमाम चीज़ों पे डिस्कस किया था कि मेंटेनेंस का क्वांटम ऑफ अमाउंट क्या होना चाहिए, कितने परसेंट हस्बैंड की सैलरी का मेंटेनेंस उसकी वाइफ को दिया जा सकता है। मैंने उस पर भी वीडियो बनाया था, उसका लिंक भी आई बटन में दे दूंगा। आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व दिसंबर के लास्ट वीक में ही 19 दिसंबर 24 को सुप्रीम कोर्ट के 2 न्यायमूर्तियों के द्वारा एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। हालांकि यह एक डाइवोर्स पिटीशन को ट्रांसफ़र को लेकर के केस दाखिल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में 498A के मिसयूज के बारे में भी तमाम बातें कही थी। उस समय भी मैंने वीडियो बनाया था और सिर्फ 498A के मिसयूज के संबंध तक ही सीमित रखा था। लेकिन इसी के साथ साथ 8 अहम गाइडलाइंस इशू की है मेंटेनेंस के संबंध में, बिल्कुल क्लियर कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि रजनीश और नेहा का जो मामला था, उस रजनीश और नेहा के केस में क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस के बारे में भी डिस्कस किया गया है, उन तमाम फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस किया गया है जो मेंटेनेंस का ऑर्डर करते समय ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन फिर भी कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पर ये 8 बिंदु दे रहे हैं, 8 फैक्टर्स जिनको कह सकते हैं। फैमिली कोर्ट जब महिला की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन पे सुनवाई करेंगी और फाइनली आदेश पारित करेंगी तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगी। बड़ा कन्फ्यूजन रहता था कि कोर्ट क्या देखेगी क्या नहीं देखेगी, किस किस आधार पर मेंटेनेंस बांधा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से वो सारी पोजीशन अब बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का आदेश पारित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखा जाएगा, इस संबंध में किस तरीके की महत्वपूर्ण गाइडलाइंस जारी की है। दोस्तों, जो केस था रिंकू बहेती वर्सेस संदेश शारदा, ट्रांसफर पिटीशन सिविल नंबर 278/2023, और अभी 19 दिसंबर 2024 को जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस पंकज मित्तल के द्वारा इसमें आदेश पारित किया गया है कि इसकी पूरी डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इस केस के जजमेंट के पैरा नंबर 14 में कोर्ट ने कहा कि वैसे मेंटेनेंस को कैलकुलेट करने का कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। उन्होंने कहा कि इट शुड बी बेस्ड ऑन बैलेंस कंसीडरेशन ऑफ वेरियस फैक्टर। विभिन्न तरीके के कारक इसमें काम करते हैं और एक बैलेंस कंसीडरेशन बहुत जरूरी है। इस तरीके का विचार होना चाहिए कि संतुलन बना रहे। और यह बातें कहते हुए 8 गाइडलाइंस जारी की, 8 फैक्टर्स बताए, जिसमें सबसे पहली बात कही कि स्टेटस ऑफ द पार्टीज सोशल फाइनेंशियल। हाँ दोस्तों, हस्बैंड और वाइफ दोनों के सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस को देखा जाएगा कि इससे पहले वाइफ की क्या स्थिति थी, उसका रहन सहन कैसा था, समाज में उसकी प्रतिष्ठा कैसी थी, सोशल और फाइनेंशियल स्टेटस उसका देखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात कही रीजनेबल नीड्स ऑफ द वाइफ एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। हाँ दोस्तों,
पत्नी की जरूरी ज़रूरतों को देखा जाएगा। बच्चे उसके हैं कि नहीं, बच्चे माँ पे निर्भर हैं कि नहीं, बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, पढ़ाई पे कितना खर्च है, रहन सहन पे कितना खर्च है। तो जो रीजनेबल नीड्स हैं और बच्चे उस पर कितना निर्भर हैं, इन चीज़ों को भी देखा जाएगा। तीसरी चीज़ कही जाती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्वालिफिकेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट स्टेटस ऑफ द पार्टीज। दोनों पक्षों का, हस्बैंड और वाइफ का, क्वालिफिकेशंस जरूर देखी जाएगी। जब मेंटेनेंस का ऑर्डर कोर्ट पारित करेंगे फैमिली कोर्ट, तो दोनों पक्षकारों की क्वालिफिकेशंस को भी ध्यान में रखेंगी। चौथी बात कही जाती है इंडिपेंडेंट इनकम और असेट ओन्ड बाय द पार्टीज। हस्बैंड और वाइफ दोनों के द्वारा कोई इंडिपेंडेंट इनकम है कि नहीं, उनकी अपनी स्वतंत्र कोई आय है कि नहीं, पत्नी इससे पहले, शादी से पहले कुछ कर रही थी और उसको कंटिन्यू किया कि नहीं, आज भी विवाद होने से पहले तक वो कुछ कर रही थी कि नहीं, हस्बैंड क्या कर रहा है, पत्नी क्या कर रही, दोनों के इंडिपेंडेंट इनकम को भी ध्यान में रखा जाएगा। पांचवा जो फैक्टर है, मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एज इन मैट्रिमोनियल होम। जब महिला शादी होकर के हस्बैंड के घर में आई, यानी मैट्रिमोनियल घर में आई, तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, किस तरीके, क्या उसके कन्वेंस क्या था, गाड़ी में चलती थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलती थी, उसका रहन सहन किस तरीके का था। तो लिविंग स्टैंडर्ड को भी ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, एनी एम्प्लॉयमेंट सैक्रिफाइसेस मेड फॉर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। क्या महिला ने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए किसी तरीके की कोई जॉब का सैक्रिफाइस किया है, कोई जॉब करती थी और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए उस जॉब को उसने त्याग दिया है, इस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाएगा। रीजनेबल लिटिगेशन कॉस्ट फॉर नॉन वर्किंग वाइफ। अगर महिला कोई काम नहीं कर रही थी, एक हाउस वाइफ थी, तो मुकदमे में आने वाले खर्चों की क्या स्थिति है, क्या कॉस्ट आएगी मुकदमों में। और आखिरी बात जो कही गई, फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड, हिज इनकम, मेंटेनेंस ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज। पति की फाइनेंशियल कैपेसिटी को देखा जाएगा, उसकी आय को देखा जाएगा और उसकी जिम्मेदारियों को भी देखा जाएगा। ऑब्लिगेशंस एंड लायबिलिटीज, उसके दायित्व क्या हैं, उसकी जिम्मेदारियां क्या हैं, ये भी देखा जाएगा। पत्नी के अलावा उसके भाई, उसके बूढ़े माता पिता, बहनें और भी कोई उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं कि नहीं, उसके मंथली एक्सपेंसेस क्या होते हैं, क्या उसकी कोई लोन की EMI जा रही है, कोई इंश्योरेंस की EMI जा रही है, कोई और इन्वेस्टमेंट की EMI जा रही है। इन तमाम एक्सपेंसेस को भी देखा जाएगा, जिम्मेदारियों को देखा जाएगा, ऑब्लिगेशंस को देखा जाएगा। तो ये 8 फैक्टर्स सुप्रीम कोर्ट के बेंच के द्वारा जारी करते हुए कहा गया फैमिली कोर्ट मेंटेनेंस का आदेश पारित करेगी। हालांकि इसमें जो वर्ड यूज किया गया है वो परमानेंट एलिमनी का यूज किया गया है दोस्तों। तो परमानेंट एलिमनी का आदेश पारित करते समय इन 8 फैक्टर्स को फैमिली कोर्ट्स ध्यान में जरूर रखेंगी। तो यह थी दोस्तों एक महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। चैनल में पहली बार आए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो और सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे ज़रूर सेट कर दें। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।